थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। कोई नहीं जी। तो बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार के बीएड विभाग की ओर से ये निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से यूजीसी नेट एवं जेआरएफ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में संलग्न हैं। आज उसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर नितिन कुमार त्यागी सर, आदरणीय डॉक्टर त्यागी सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय रजा पीजी कॉलेज रामपुर में। जैसा कि आप पूर्व से अवगत हैं, सर की क्लासेस लगातार चल रही हैं, लेकिन हमारे कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं अवगत करा दूं कि सर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जैसी विभिन्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं के टॉपर रहे हैं। सर का वर्तमान जो चयन है उसमें भी सर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था पूरे स्टेट में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वर्तमान में सर पोस्टिंग है सर की बीएड विभाग में। तो सर ने इस परीक्षा में भी उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भी सर उच्चतम स्थान प्राप्त करके सर सिलेक्शन प्राप्त किया था। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के बीच में सर का नाम काफी प्रचलित है। अगर जो अवगत नहीं है शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी, विशेष रूप से आप हमसे अक्सर कहते हैं कि सर किताबें कौन सी हैं जिनका हम यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रयोग करें, तो नितिन कुमार त्यागी सर से आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी सर की क्लास की बहुत सारी लगभग 10 से ऊपर किताबें मौजूद हैं, प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड वे में बनाए गए मेहनत से प्रश्नों की माला है, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर नितिन त्यागी सर ने हाल ही में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हो चुके हैं। सर ने एक दिन में ही 11 पुस्तकों का प्रकाशन कर दिया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना वास्तव में आश्चर्यजनक है, अनुकरणीय है। तो विद्यार्थियों, आप एक ऐसे व्यक्तित्व से मुखातिब हो रहे हैं या एक ऐसे व्यक्तित्व आपको ऑनलाइन माध्यम से घर में बैठे हुए आपके कंबल में आराम से लेट करके ऐसे प्रोफेसर आपके सामने हैं जो शायद ही आपको इस प्रकार से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक कक्षाएं अभी तक हुई हैं और आगे भी हमने सर से निवेदन किया है और सर ने सहर्ष स्वीकार किया है कि शोध का भाग सर ही कंप्लीट करेंगे, सर पढ़ाएंगे। ये सर की महानता है कि बिना किसी शुल्क के, बिना किसी जो है अपेक्षा के, विद्यार्थियों के केवल और केवल कल्याण के लिए कि विद्यार्थी निःशुल्क रूप में ग्रामीण परिवेश में घर में बैठे हुए केवल इंटरनेट का प्रयोग करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो हमारे बीच ऐसी महान शख्सियत डॉक्टर नितिन कुमार त्यागी सर हैं। मैं बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार की ओर से, बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार के बीएड विभाग की ओर से आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपकी भूरी भूरी सराहना करता हूं कि सर आप अभी लगातार रोज हमसे बात करते हैं और सर कहते हैं कि हम लगातार क्लासेस लेंगे और सर ने कहा कि इस बार हम संडे को भी क्लास लेंगे। तो सर का यह सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, इसका अधिकतम लाभ उठाइए विद्यार्थियों। आप सभी को आह्वान करता हूं कि सर का जो सानिध्य आपको मिल रहा है बहुमूल्य सानिध्य है, भविष्य में मिले ना मिले, लेकिन अब अभी जो मिल रहा है इसका भरपूर आनंद ले, लाभ ले। और शोध जैसे जटिलतम विषय में बहुत से विद्यार्थी पीएचडी तक कर डालते हैं लेकिन उन्हें शोध की मूलभूत समझ नहीं होती, लेकिन त्यागी सर जिस प्रकार से शोध को पढ़ा रहे हैं, शोध को समझा रहे हैं, वास्तव में वो हमें शोध के बारे में जीना सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम शोध कार्य करें, किस प्रकार से शोध को हम समझें। तो अब मैं अधिक विलंब न करते हुए सर से आग्रह करता हूं कि सर, आदरणीय डॉक्टर नितिन त्यागी सर आज का लेक्चर प्रारंभ कर विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से अभिभूत करें, विद्यार्थी पूर्ण रूप से लाभान्वित हो। आदरणीय सर, डॉक्टर नितिन त्यागी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक सर, इतने
काइंड वर्ड्स के लिए, इतने अच्छे शब्दों में बताने के लिए, और सभी छात्रों का भी अभिवादन। आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और अचानक से ही संख्या 60 आ चुकी है, एक बड़ी उपलब्धि है ऑनलाइन क्लास में 60 बच्चों का आना। तो ये पुनीत कार्य के लिए आप सबको धन्यवाद। आप अपना समय देते हैं और आपने हमको ऐसा अवसर दिया कि हम कुछ सहायता कर पाए, उसके लिए बुंदेलखंड महाविद्यालय पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो बात शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हमारी परसों खत्म हुई थी। तो परसों एक कार्यक्रम में जाने के कारण थोड़ा जल्दी में था मैं, लेकिन हमारी क्लास पूरी हुई थी और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखने चाहिए लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था, और इसमें डूज और डोंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जब हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और अभी एक बार लास्ट में बताकर फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि टू फाइंड आउट। सबसे पहली बात तो ये कि रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो टू से शुरू करते हैं। आप फ्यूचर में अपनी डेजर्टेशन लिखेंगे या बहुतों ने लिख चुके होंगे, पीएचडी की थीसिस लिखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो टू से लिखे जाते हैं, टाइटल नहीं लिखा जा सकता। टू से लिखने का कारण ये है कि टू से वही चीजें शुरू हो सकती है, वो सेंटेंस जो पिन पॉइंटेड हो, आपको डायरेक्ट करता हो, डायरेक्शन देता हो, जिससे आपको डायरेक्शन मिलती हो। तो वो टू ऑब्जेक्टिव भी हैं जो हमें रिसर्च में डायरेक्शन देते हैं। तो टू फाइंड आउट नहीं लिख सकते, टू इवेल्युएट से नहीं शुरू कर सकते, टू एग्जामिन से ऑब्जेक्टिव नहीं शुरू कर सकते, टू असेस से शुरू नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये 4 तरह के वर्ड हम अपनी पीएचडी थीसिस में ऑब्जेक्टिव लिखते समय नहीं शुरू कर सकते। तो फिर कौन से कर सकते हैं? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2 वर्ड, टू स्टडी एंड टू कंपेयर, ये 2 वर्ड बहुत ही अच्छे हैं, सर्वमान्य हैं। तो आप कर ले यदि उन वर्ड को भी, तो उनसे कोई थीसिस ऐसा नहीं कि आपकी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अब आज आपको ये बात पता चल गई है, भविष्य में कभी आपको इंटरव्यू में या किसी प्रोफेसर के सामने बोलने के लिए मिलेगा, तो वो आपके मुंह से ये वर्ड सुनते ही कि टू स्टडी टू कंपेयर से हम ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, उन्हें आपके अध्ययन की गहराई का पता चलेगा। उन्हें पता चलेगा कि इसको बहुत जो है माइनर और टेक्निकल जो है चीजें रिसर्च के बारे में पता है। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के लिए टू स्टडी और टू कंपेयर वर्ड हम शुरू करते हैं 2 वर्ड से। तो यहाँ हमारा खत्म हुआ था लेक्चर, और ये मैंने बताया था कि एक हमारे साथी प्रोफेसर थे, तो उनका एक स्टूडेंट पर्सनैलिटी पर एक रिसर्च कर रहा था, तो उन्होंने सिनॉप्सिस मेरे पास भेजी कि एक बार त्यागी सर को दिखाकर लाओ। तो उसने सीधे सीधे ऐसे लिख रखा था, टू कंपेयर स्ट्रेस ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। तो ये टेक्निकली रोंग है, क्योंकि स्ट्रेस को मैं लास्ट में बताकर गया था उस दिन भी कि स्ट्रेस को हम किसी पैमाने से डायरेक्ट मेजर थोड़ी कर रहे हैं, तो स्ट्रेस को कंपेयर नहीं कर सकते। स्ट्रेस को जिस तरह से, जिस माध्यम से हम मेजर करते हैं, उससे पहले उस वेरिएबल से पहले उसको लिखना जरूरी होता है। तो स्ट्रेस को 2 ग्रुप है बच्चों के, उनकी स्ट्रेस को हमें कंपेयर करना है, तो वो इस कोर्स के माध्यम से पहले उन पे स्ट्रेस इन्वेंट्री या कोई स्केल होगा, वो इस मेजरमेंट स्केल, उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये लिखना जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव लिखते समय, टू कंपेयर मीन स्कोर्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन गलती बच्चे करते हैं ऑब्जेक्टिव लिखने में। तो जिस वेरिएबल को आप जैसे माप रहे हैं उसके साथ ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, तब वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं और कैसे मेजर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है। चलिए, ये कुछ मैं रिसर्च के क्वेश्चन लेके आया था, हमने ये डिस्कस कर लिए थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ आप पढ़ लेना। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रमोशन तो नहीं है, थोड़ा अपने मुंह से कहना मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन जो मेरी रिसर्च की ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड बुक है, एक अलग जो पहले निकली थी, उसका एक एक क्वेश्चन मैंने इस तरह से क्राफ्ट किया है कि वो क्वेश्चन आपको पढ़ा दे। ऐसे बहुत से छात्र यहाँ हैं, लॉ के होंगे, सोशियोलॉजी के होंगे, पॉलिटिकल साइंस के होंगे, कि बहुत सारी रिसर्च की बुक नहीं पढ़ी होंगी। तो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड बुक है उसका एक एक क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाएगा, बताएगा। तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत नॉलेजेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसको तो मैं नोट्स में लिख लूँ। तो आपको एक बार वो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ समय की बाध्यता की वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं कर पा सकता, तो इसीलिए आपको वो पढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी आपको करनी चाहिए। चलिए, तो मयंक सर एक बार बताइए, ये विजिबल है स्क्रीन? जी सर, जी सर, विजिबल है। ठीक है, ओके। तो रिसर्च के हमने जो बेसिक स्टेप्स डिस्कस किए थे उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमने 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर मैं बता देता हूँ कि अब हम सेकंड स्टेप पर हैं। पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, कभी कभी तीसरा स्टेप और बना देते हैं अलग से, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस,
4th स्टेप होता है रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। फिर 5वां होता है डाटा कलेक्शन करना। 6ठा होता है डाटा का जो कलेक्ट किया उसका एनालिसिस करना। और 7वां होता है इंटरप्रिटेशन करना। कभी कभी 8, 9 भी स्टेप जोड़ देते हैं कि उसका फिर वो फर्दर सजेशन का एक स्टेप हो जाता है। एक स्टेप हो जाता है कि आपका जो रिसर्च है उसका पब्लिकेशन करना, उसको उसका प्रसार करना, है ना। तो एक ऐसे स्टेप बन जाते हैं, लेकिन 7 बेसिक स्टेप है। तो आज हम दूसरे स्टेप पर हैं, रिव्यूइंग द लिटरेचर। तो यदि हम दूसरे स्टेप पर हैं, सर एक निवेदन है, विद्यार्थियों का भी आग्रह रहता है कि आपका जो पीपीटी है वो तो इंग्लिश में है, लेकिन उसके जैसे शब्द वगैरह हैं तो आप उसको हिंदी में भी अगर बता देंगे हाँ तो मैं बेहतर हिंदी में होगा। बताऊंगा। मैं जी सर, सर मेरा उद्देश्य क्योंकि ये रहता हमारे है। सर मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो हाँ, उनसे हिंदी मीडियम का नोट्स कह रहे हैं, हालांकि उसको हम ट्रांसलेट करके कर ले रहे हैं, ट्रांसलेट कर लेकिन देंगे सर बिल्कुल। पढ़ाते समय अगर आप थोड़ा हाँ, सा चीजों को, हिंदी में जैसे करूंगा। बहुत से ग्रामीण और बिल्कुल बहुत कम ऐसे, मतलब कुछ ऐसे विद्यार्थी भी जिन्हें बहुत मूलभूत हाँ, जानकारी भी इंग्लिश की नहीं है, नहीं हालांकि है। वो हिंदी में बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो सर विशेष तो आग्रह। जी मैं उन सभी छात्रों से ही अभी कह रहा हूँ जो छात्र मेरी तरह हिंदी माध्यम के हैं, मैं अभी हिंदी माध्यम का ही रहा हूँ, कि तो ये जो मैं लिख कर पीपीटी इंग्लिश में बनाकर लेकर आऊँ, इसकी हिंदी तो ट्रांसलेट करके दे ही देंगे। मैं हिंदी में आपको इसीलिए बताता हूँ क्योंकि हिंदी ही वह माध्यम है जिसमें हम सबसे अच्छा समझ पाते हैं। आप मेरे हिंदी के लेक्चर ले लीजिए और किसी एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश में जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी ये लेक्चर ले लीजिए, आपको कंपैरिजन टू हिंदी में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जिस भाषा में हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा बात करते हैं, पूरे दिन सोचते हैं, उसी में समझ में आता है। तो मैं इसी वजह से केवल ये सब लिख के ले आता हूँ इंग्लिश में, लेकिन मैं हमेशा हिंदी में ही बोल के समझाता हूँ। तो जो भी वर्ड ऐसे आएंगे मैं उनको हिंदी में बता दूंगा, लेकिन मैं तो हिंदी में ही लेक्चर दे रहा हूँ। तो आपका तो ये फायदा ये कि लिखा हुआ इंग्लिश में है और आपको पिन पॉइंटेड समझ में आ रहा है हिंदी में, है ना। तो ये मैं ध्यान रखूंगा, मैं हिंदी में बताता रहूंगा, पर आप ही की वजह से मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना। तो अब हम दूसरे स्टेप पर हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। जब हम दूसरे स्टेप पर हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने, मैंने अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली है, आइडेंटिफाई कर ली, फिर उसमें से कहीं से सेलेक्ट कर लिया ना। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पहला स्टेप रिसर्च का हो चुका है, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है। अब उसके संबंध में रिव्यू करेंगे लिटरेचर का कि पहले क्या हो चुका, एग्जिस्टिंग क्या है, उसका अध्ययन करेंगे, पहले उसको देखना, उसमें फिर गैप्स क्या रह गए हैं वो देखना, फिर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क करेंगे कि अच्छा हम कैसे करेंगे, फिर उसके हिसाब से अपनी रिसर्च को डिजाइन कर लेंगे, ये काम करते हैं। तो दूसरे स्टेप पर आप हो तो इसका मतलब आप आइडेंटिफाई कर चुके हो रिसर्च प्रॉब्लम को। चलते हैं, तो ये है सबसे पहला पॉइंट है, पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। भाई आप सब इन जो ये लिटरेचर रिव्यू के पर्पज हैं, इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ना। इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे कभी भी, और वो इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिलेंगे कि आप वहाँ पसोपेश में पड़ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका कौन आंसर कौन सा होगा। और मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, हम बात करेंगे अभी डिटेल में उसके बारे में। तो जो पर्पज है, जो हम रिव्यू कर रहे हैं लिटरेचर को, तो सबसे पहला हमारा पर्पज यही है कि कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग रिसर्च। भाई पहले क्या हो चुका है, अंडरस्टैंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडीज। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ज्यादातर हमारा ध्यान सबसे पहले आइडेंटिफाई गैप्स पर जाता है कि भाई पहले की जो स्टडी है उनमें क्या गैप्स रह गया है, उस पर हम काम करेंगे, ये ढूंढना। तो ये नहीं होता, पहला सबसे पहला स्टेप यही होता है ना, पृष्ठभूमि उसकी सब देखने की, पहले क्या हो चुका है वो देखना, फिर उसमें गैप ढूंढना, दूसरा स्टेप है। फिर तीसरा है बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पहले से ही नॉलेज है उसके आधार पर फिर अपना रिसर्च को आगे लेके जाना। तो ये है, अभी सुनने में थोड़ा आसान लग रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन देखेंगे तब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। चलिए, अब आजकल ये ऑनलाइन डिजिटल सोर्सेज हैं, जो जहाँ से हम जो रिव्यू है रिलेटेड लिटरेचर उसको देख सकते हैं। तो जैसा मैं उस दिन भी बता रहा था आपसे कि पुराने समय में जब ये डिजिटल रिपोजिटरी नहीं थी, जिसपे थीसिस, सिनॉप्सिस पड़ी हुई है, रिसर्च जर्नल्स, ई बुक्स पड़ी हुई हैं, वो नहीं थी, तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था ये लिटरेचर को रिव्यू करना। कहीं दूर की यूनिवर्सिटी में जाते थे, अपनी रिसर्च से संबंधित थीसिस ढूंढते थे लाइब्रेरी में, 1 ही 2 थीसिस मिलती थी पूरे पूरे दिन में, फिर उसको बैठ के पढ़ना, कितना समय देना, आना जाना, ट्रेवलिंग करना था, है ना। तो आजकल उससे मुक्ति मिल गई है, और चूंकि सरकार ने, यूजीसी ने ये नियम बना दिया कि जिसकी भी थीसिस कंप्लीट होगी वो अनिवार्यता है, मैंडेटरी है, यूनिवर्सिटी उसको अपलोड करेगी शोध गंगा पर।
जिसकी भी सिनॉप्सिस जमा होगी, रिसर्च प्रपोजल जिसे कहते हैं, शुरू में पीएचडी शुरू करने से पहले यदि जमा होगी तो वो शोध गंगोत्री पर अपलोड होगी, है ना। तो शोध गंगोत्री पर आपकी सिनॉप्सिस या प्रपोजल जाएंगे, और जब पीएचडी पूरी हो जाएगी थीसिस शोध गंगा पर जाएगी। तो आज की डेट में आपके लिए इतनी आसानी हो गई है, आप बहुत सारी चीजें नेट पे ही देख सकते हैं घर बैठे हुए। तो आइडेंटिफाई रिलीवेंट सोर्सेज, तो आप जे स्टोर, एक ये है जर्नल स्टोरेज के नाम से है, जे स्टोर शॉर्ट में बोल देते हैं। गूगल स्कॉलर है, बहुत सारी वेबसाइट है, पबमेड है, अभी आगे आएंगी। आप वहां जाकर अपने रिसर्च से संबंधित, अपनी प्रॉब्लम से संबंधित साहित्य देख सकते हैं। पहले सबसे पहले ना उसका अपना जो प्रॉब्लम है उसके कीवर्ड्स लिखेंगे, इन पर जाकर रिसर्च पेपर और जो पहले पीएचडी में वो सब आ जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। मैं इस नीचे एक टेबल में लिख कर लेके आया हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है कि देखो ये है रिसर्च टूल, है ना, और इसमें है शोध गंगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। शोध गंगोत्री परसों डिस्कस कर चुके हैं, शोध सिंधु कर चुके हैं। एक एन लिस्ट होती है, हम सब टीचर्स जो हैं डिग्री कॉलेज के इस पर रजिस्टर्ड हैं। इस पर भी जर्नल्स, ई बुक्स इस तरह से हैं, है ना। बहुत सारे देशों की ई लाइब्रेरीज पर कनेक्टेड है, हम कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो अपने इंडियन शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु और एन लिस्ट, या इनफ्लिब नेट, शोध गंगा को चलाता है इनफ्लिब नेट, ये याद रखने हैं वर्ड आपको, ये पेपर में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इसे फर्स्ट पेपर में। तो ये हुए है ना। और जो भी मैं ये हाईलाइट करके लेकर आया हूँ, गूगल स्कॉलर, जे स्टोर, पबमेड, पब का मतलब पब्लिक और मेड का मतलब मेडलाइन या मेडिकल जो रिसर्चेज होते हैं वो पब्लिक के लिए खुले हुए हैं, तो वो यहाँ पे मिलते हैं ना। साइंस के मिल जाते हैं, साइंस स्पेस, तो इनमें से मेंडले और ये मेंडले, जेट्रो एंड नोट, ये तीन अपनी डायरी में अलग से लिख लेना। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्या है। ये रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आपको जब भविष्य में पीएचडी करेंगे बहुत आसानी होगी, इनको चलाना यूट्यूब से सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी सिखा सकता हूँ, मैंने इनमें मेंडले पर बहुत काम कर रखा है, एंड नोट पर काम कर रखा है। तो लेकिन वो इस लेक्चर की सीमा से बाहर है। कभी भविष्य में जब पीएचडी कोर्स वर्क में मेरी क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटीज कैंपस में, तब मैं इन पर जो है डिटेल में लेक्चर देता हूँ। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये है क्या मेंडले। आप पहली बार ही नाम सुना, आपको लगे किसी ने प्रोफेसर ने कहा बताओ मेंडले क्या है, आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, आपको मेंडले का नहीं पता, जेट्रो का नहीं पता, एंड नोट का नहीं पता, है ना। तो ये नाम अपनी डायरी में लिख लेना, आज आपने सुन लिए हैं इसलिए आपको ये फैमिलियर रहेंगे हमेशा के लिए। चलिए, तो करते क्यों है हम क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं उन सोर्सेज को जिन पे हम हमारी जो प्रॉब्लमों से संबंधित पहले काम हो चुका है उससे निकालते हैं, गैप्स देखते हैं। जो पहले हो चुका उससे बचने के लिए कि भाई रिपीटेशन ना हो, हम वो करते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं ना, उसको सिंथेसाइज करते हैं, अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो ये मेन उद्देश्य होता है। छोटा सा टॉपिक है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। 3 पर्पज के जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए क्यों करते हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर है डिजिटली कहाँ से आप कर सकते हैं, घर बैठे कैसे कर सकते हैं ना। जैसा अभी बता रहे थे मयंक सर की, कंबल में बैठे हुए लैपटॉप या मोबाइल खोलिए, आराम से डीयू की वेबसाइट खोलिए और आप कर सकते हैं। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जी सर। है ना, ये शोध गंगा दिख रही है, मैंने शोध गंगा खोली है। यस सर। हाँ देखिए, तो ये शोध गंगा की वेबसाइट का इंटरफेस है। अभी समथिंग वेंट रॉन्ग, रिफ्रेश पेज, तो इसमें कुछ गड़बड़ चल रही होगी, तो आप जाकर तो मैंने की थी इससे सिनॉप्सिस कंप्लीट। अच्छा, तो ये बस एक बार एक उद्देश्य यही दिखाना था। शोध गंगोत्री, ये शोध गंगोत्री की है ना, ये शोध गंगोत्री है पीजी। अब यहाँ आप यूनिवर्सिटी वाइज जाकर नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं, शो ऑल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ दयाल बाग यूनिवर्सिटी, ज्योति विद्यापीठ, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पंडित रविदास, रांची यूनिवर्सिटी। अब जिस यूनिवर्सिटी को आप समझते हैं बहुत तुर्रम खां, बहुत अच्छी, डीयू है, बीएचयू है, आप उस यूनिवर्सिटी पे जाएं। वहाँ के बच्चे किस प्रकार के टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं आजकल, क्या ट्रेंड है वहाँ पर, वो सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, वो थीसिस कैसे लिखते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो हमने शोध गंगोत्री खोला हुआ, तो यहाँ पर आपको मिलेंगी सभी की सिनॉप्सिस। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी की 107 रिसर्च प्रपोजल्स इस पे यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ इधर ये सब्जेक्ट है आपके लेफ्ट साइड में, आप इन सब्जेक्ट्स पर जाकर देख सकते हैं, अपना देख सकते हैं ना। तो ज्यादातर कहीं कहीं तो एजुकेशन, जो मैं एजुकेशन के बच्चों को बता रहा हूँ क्योंकि अदर का तो क्लासिफिकेशन पूरा अलग रहता है, ह्यूमैनिटीज में मिल जाता है ना जाकर,
ये कहीं पर पढ़ा हुआ भी नहीं है अभी। तो जैसे इंग्लिश वालों को देखनी है तो 10 सिनॉप्सिस अभी पढ़ी हुई है इंग्लिश की, ये आ गई हैं। और यहाँ से आप जाकर, ये सामने गाइड का नाम है, ये रिसर्चर का नाम है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरी की पूरी ये टाइटल आ गया इसका, और यहाँ पर व्यू ओपन पीडीएफ, अब देखते हैं इसको। ये खुल के आ गई। तो ये है इसका लोकेशन एंड इमेजिनेशन, ए स्पेशल रीडिंग फॉर यूड्रो वाल्टीज नोवेल, इंग्लिश का है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि किसी ने उसके नोवेल पर काम किया है, इंग्लिश की सिनॉप्सिस बनती कैसे हैं, पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया होगा, फिर क्या लिखा इसमें लास्ट में, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप घर पर बैठे हुए किसी भी सिनॉप्सिस को देख सकते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज की। और ऐसे ही मैं इसको कम करता हूँ, इसको देखते हैं, शोध गंगा पे अभी खुली नहीं है, इसको कुछ गड़बड़ है ना, होम पेज पे चलते हैं इसका। तो आप ऐसे ही घर बैठे हुए रिव्यू कर सकते हैं किसी भी लिटरेचर का, मतलब बहुत सारी पीएचडी आप देख सकते हैं। क्लियर है? फिर आगे चलें हम, आप देख लेना इस पे आगे, जैसे हमने सिनॉप्सिस देखी थी ऐसे इस पे थीसिस आ जाती है ना। ओके सर। चलिए, हाँ चलिए, तो आते हैं यहीं पर। तो ये याद रखने आपको, गूगल स्कॉलर, जे स्टोर, पबमेड, रिसर्च गेट नीचे आया हुआ, ये रिसर्च गेट, रिसर्च रैबिट, है ना, मेंडले, जेट्रो, एंड नोट, इन सबको लिख लेना। ये वर्ड आज की क्लास के बाद आपको अनफेमिलियर नहीं लगने चाहिए। ये जो है मैंडेटरी है कि एक रिसर्च स्कॉलर को इनका पता होना चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, छोटा सा टॉपिक था, आगे दूसरे टॉपिक बहुत बड़े हैं, उन पे डिटेल में चर्चा करने की आवश्यकता है। The primary objective of conducting literature review is to, तो collect maximum number of references, नहीं ये तो बहुत संकीर्ण सी बात है। Demonstrate mastery over digital database, ये भी कोई बात समझ में नहीं आ रही। Situate your research within existing knowledge, इसको कंसीडर कर लेते हैं। और increase the length of research paper, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो इसका आंसर हुआ सी, सिचुएट योर रिसर्च विद इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पहले ही हो चुका, आप कहाँ पर हैं उसमें, उसको देखना है ना, क्या आप जो कर रहे हैं पहले हो तो नहीं चुका, पहले उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना। और ये एक क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको देख लिया है। हाँ, ये है विच सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करना। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आज तक 2 ही क्वेश्चन मुझे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से मिले, इतने सारे एग्जाम देने के बाद, रिपीटेडली, एक बार नहीं बार बार मिलते हैं। वो इस तरह के मिलते हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें विच सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिटरेचर रिव्यू पर्पस, तो ये लिटरेचर रिव्यू पर्पस से जुड़ा हुआ सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग गैप्स, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने ऊपर के यहाँ, हाँ, तो सबसे पहले तो हम करते हैं कॉन्टेक्सचुअलाइज रिसर्च, है ना, अंडरस्टैंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडीज, फिर उसके बाद देखते हैं आइडेंटिफाई गैप्स। तो चलिए आते हैं अब यहाँ पर। तो आइडेंटिफाई गैप जो है वो दूसरा हमारा वो है स्टेप है असल में। तो आइडेंटिफाई दूसरा स्टेप है। तो सबसे पहले यदि आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो एक कॉमन धारणा ये रहती है कि भाई लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए करते हैं, हम गैप फाइंड करते हैं। गैप फाइंड नहीं कर रहे, गैप तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम जब देखी थी पहले स्टेप पे फाइंड कर लिया, गैप फाइंड करना अब दूसरा स्टेप है। तो यहाँ है जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट में देखना। तो आइडेंटिफाई गैप दूसरे बी ऑप्शन में सेकंड नंबर पर है और सी में है ना, दोनों में है। तो यदि आपको केवल ये भी याद रहता है आइडेंटिफाई गैप, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया आपका, यानी इसमें तो आइडेंटिफाई गैप पहला दे रखा, खत्म, और इसमें भी नहीं आएगा, ये भी खत्म। तो यानी इन 2 में आंसर होना चाहिए क्योंकि आइडेंटिफाई गैप सेकंड इसमें आ रहा है ना। अब देखते हैं एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट और फॉर्म थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो आपको ये बी ऑप्शन याद रखना, सबसे पहला एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट करते हैं हम, जो पहले साहित्य है उसमें देखते हैं, आइडेंटिफाई गैप्स करते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तीसरे नंबर पर बनाते हैं उससे कि अब हम कैसे क्या करेंगे, वो उस रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का यूज कैसे करेंगे, अपने काम में कैसे करेंगे, है ना। और फिर डेवलप मेथोडोलॉजी, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मेथोडोलॉजी डेवलप करने में भी हेल्प करता है। तो कई बार अब ये जो 5th क्वेश्चन था इस पे इतना स्ट्रेस देने का कारण क्या है, तो कारण ये है कि यहाँ तो उसने सीक्वेंस पूछा, एक ऑप्शन में आपके सारी चीजें आ गई,
है ना, एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफाई गैप्स, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक क्वेश्चन में ये इन्हें चारों ऑप्शन को अलग अलग देगा, अलग अलग बिल्कुल, कि द मेन पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज, और फिर आपको ये पहचानने पड़ेंगे वहां। तो यदि ये चारों अलग अलग आएंगे तो सबसे पहला एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट ही आपका आंसर होना चाहिए, और यदि उसने इसको निकाल रखा है और कुछ और दे रखा है तो दूसरा स्टेप याद रखना कि आइडेंटिफाई गैप्स होगा उसका आंसर। तो इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ये इस पे इतना जोर जो मैंने दिया इसलिए दिया क्योंकि इतनी सारी परीक्षाओं में इसी प्रकार का क्वेश्चन मिला इससे आज तक, और उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। जब ये चारों अलग अलग आते हैं, एक ये अलग आया, ये अलग और ये अलग, फिर लगता है यार रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से तो हम मेथोडोलॉजी भी अपनी तैयार करते हैं, हाइपोथेसिस मेकिंग में हेल्प मिलती है, उससे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपना तैयार करने में मदद मिलती है, गैप्स भी पता चलते हैं, और एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट या उसमें देखना, बल्कि ये और कम महत्व का लगेगा कि ये सब करते हैं तो सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर ये याद रखने हैं आपको, है ना। चलो, समझता हूँ कि ये क्लियर है, ये आपने भी इजाजत दे दिए। आगे चलते हैं, ये रह गया था वेरिएबल्स इन रिसर्च, तो ये क्लियर है हमारा, है ना। बस केवल पर्पज याद रखने हैं, और ये शोध गंगा, शोध गंगोत्री याद रखनी है, वहां से रिव्यू करते हैं, और ये हमारे डिजिटल टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इनको ध्यान रखना। बस ये चैप्टर इसका क्लोज हुआ यहीं। अब आते हैं वेरिएबल्स इन रिसर्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसा ये नाम से स्पष्ट है, वेरिएबल यानी जिसमें वेरी करने का के एबिलिटी हो, है ना, तो जो चेंज होता रहता है सबके लिए, वो कहता है वेरिएबल। और इसका जो अपोजिट होता है वो कहलाता है कांस्टेंट, यानी जो स्थिर रहता हो, जिसमें कोई बदलाव ना आता हो। तो रिसर्च में हमारी हम वेरिएबल्स का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि अगर कांस्टेंट का हम अध्ययन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब वैल्यू सबके लिए एक सी रहेगी तो क्या पता चलेगा हमें, अचीवमेंट सबकी एक जैसी हो जाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसकी बड़ी किसकी घटी, है ना। तो वेरिएबल्स ही हमारा मेन कंसर्न होता है स्टडी का रिसर्च में, तो ये समझनी जरूरी होती है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज वेरिएबल, तो आप कहेंगे जो वेरी होता रहता है रिसर्च में, जिसका मान सबके लिए, रिसर्च में जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके लिए बदलता रहता है, वो वेरिएबल कहलाता है। बस इतनी सी याद रखना, इसके नाम में स्पष्ट है, वेरिएबल जो वेरी करता है ना। ये इसमें लिखा हुआ है, ए फैक्टर दैट कैन चेंज और वेरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी, क्लियर सी बात है। अब वो क्या क्या होते हैं, वो एज हो सकती है, इनकम हो सकती है, एजुकेशन लेवल हो सकता है, वो सबकी अलग अलग होती है। एज है ना, इनकम सबकी अलग है। स्टडी में आप इनकम का यहाँ मतलब बच्चों से नहीं है, आपकी स्टडी में बच्चों के माता पिता भी तो हो सकते हैं। कोई सोशियोलॉजी का जो विषय का रिसर्चर है वो इनकम के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इनकम के ऊपर रिसर्च कर रहा होगा, तो इनकम उसके लिए वेरिएबल है। किसी की 5,000, किसी की 6,000, किसी की 10,000, किसी की 50,000, तो ये वेरी कर रही है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो वेरिएबल हुआ एक, है ना। चलिए अभी और आगे डिटेल में चलते हैं इसमें। वेरिएबल आर व्हाट रिसर्चर्स मेजर, कंट्रोल और मैनिपुलेट टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप और इफेक्ट। क्लियर सी बात है, हम इसी पर रिसर्च करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और इसी का प्रभाव देखते हैं। तो याद रखना, जो वेरी होता है वेरिएबल है। उदाहरण याद रखना, एज हो सकती है, इनकम हो सकती है, एजुकेशन, बहुत सारे, हाइट वेट हो सकती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं ना। अब ये यहाँ आपके लिए ये भी लिख के लेके आया हूँ कि कांस्टेंट क्या होता है। तो वो जो चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, उसका अपोजिट होता है ना। और इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसकी हम बताएंगे आपको, बाद में डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, तो ये मेरी पीएचडी का टॉपिक है भाई, और क्योंकि ये बिना इनके आगे बात नहीं बनेगी, तो अब देखते हैं। मेरा टॉपिक था इफेक्ट ऑफ मेमोरी मॉडल ऑफ टीचिंग ऑन अचीवमेंट, रिटेंशन एंड टेस्ट एंजाइटी ऑफ सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट इन सोशल साइंसेज। अब भैया ये मेरा थीसिस का टाइटल है, उसका पीएचडी रिसर्च का टाइटल था। अब इस टाइटल के अंदर कुछ वर्ड आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो वो वर्ड होंगे वही वेरिएबल्स होते हैं, बस पहचानने होते हैं कौन सा वेरिएबल क्या है कहलाएगा। तो हम देखें, यदि इसमें हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ, तो जहां भी हम इफेक्ट ऑफ देखेंगे, ये ध्यान रख लेना, ये बहुत ही गहन अध्ययन के बाद में चीजें समझ में आती हैं। जहां भी इफेक्ट ऑफ लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है कि कोई एक वेरिएबल, दो वेरिएबल होंगे और किसी दूसरे अन्य वेरिएबल पर उसका प्रभाव पड़ रहा होगा। तो जिस वेरिएबल का प्रभाव पड़ता है, जिस वेरिएबल का, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो पीएचडी थीसिस के इस वर्ड से ही पता चल गया कि इसका मतलब
इस पूरी इसमें स्टेटमेंट में एक दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो इस तरह हमें पता चल जाता है ना। और दूसरी भी मैं नीचे प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ, उससे आपको और दूसरी तरह की चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मेमोरी मॉडल ऑफ टीचिंग। अच्छा, मेमोरी मॉडल ऑफ टीचिंग का इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई वी लिखते हैं इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओन, ओन यानी जिसके ऊपर पड़ रहे हैं वो क्या क्या चीज है भैया? अचीवमेंट, डीवी हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, आश्रित चर ये स्वतंत्र चर हुआ, ये आश्रित चर हुआ। रिटेंशन, रिटेंशन कहते हैं धारणा को, चीजों को लंबे समय तक याद करके रखना, है ना। तो इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है मेमोरी मॉडल का, ये भी डीवी यानी डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर हुआ। टेस्ट एंजाइटी यानी इसके ऊपर भी मेमोरी मॉडल का क्या प्रभाव पड़ रहा है मैं ये देखना चाह रहा हूं, तो ये भी हुआ एक डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर इसमें एक है मेमोरी मॉडल ऑफ टीचिंग, और इसमें 1 2 3 ये हुए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर हुए। अब इसमें एक वर्ड ये भी आ रहा है सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट इन सोशल साइंस, ये भी है वर्ड वेरिएबल है, लेकिन चूंकि सारे बच्चे ही सेकेंडरी लेवल के हैं तो ये वेरिएबल नहीं हुआ। ये क्या हुआ? कोई अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे। कांस्टेंट होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये कांस्टेंट है, यानी क्योंकि ये वेरी नहीं कर रहा ना, सारे बच्चे एक से ले लिए सेकेंडरी लेवल के, तो इस वाले वेरिएबल पे कोई वेरी नहीं कर रहा, तो ये कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब हमारी स्टडी इन 3 वेरिएबल्स पर होगी। हम देख रहे हैं कि मेमोरी मॉडल का बच्चे की अचीवमेंट पर, उसकी उपलब्धि पर, उसकी धारणा क्षमता पर, और टेस्ट से पहले जो उसको एंजाइटी होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है कि किसी रिसर्च टाइटल में आप कैसे आप वेरिएबल देखेंगे, उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक लॉ के क्या मैं एक टाइटल लेके आया हूं, इम्पैक्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्टिंग अमंग रूरल वोमेन्स इन इंडिया। कोई एक अपनी पीएचडी इस पर कर रहा है ना, तो हम देख रहे हैं, तो कहीं इफेक्ट शब्द मिलेगा, कहीं इम्पैक्ट शब्द मिलेगा, है ना। बात वही है, तो इसका मतलब किसी चीज का प्रभाव पड़ रहा है किसी दूसरी चीज पर, तो इसका मतलब कुछ स्वतंत्र चर होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। कोई मैं सर किसी एक बच्चे से बोलिए जो मुझसे थोड़ा बात करे, अनम्यूट कर ले खुद को, एक का नाम ले दीजिए आप किसी का। स्वेच्छा से कोई भी बोल सकता है जो भी जुड़े हाँ, हुए हैं। अनम्यूट एक कर ली कोई भी। जी सर। हाँ, नाम बताइए अपना। सर हार्दिक। हाँ हार्दिक, आवाज आ रही है? लेट तो आवाज नहीं जा रही, क्योंकि रेस्पॉन्स बहुत लेट आया आपका। हाँ, मुझे लग रहा है वो डिले का है कुछ वो इसका। नहीं सर, हाँ क्लियर है सर। क्लियर है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये इम्पैक्ट ऑफ, तो इस पूरे इसको आप बताइए, इसमें किसका इम्पैक्ट किस किस पर पड़ रहा होगा, कौन से वेरिएबल होंगे, बताइए चलिए। सर इम्पैक्ट ऑफ अवेयरनेस, तो अवेयरनेस इसमें इंडिपेंडेंट हो गया। वेरी गुड, ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस ये डिपेंडेंट है। वेरी गुड, बस ये रिपोर्टिंग दो ही है, और अमाउंट, बाकी और कोई जरूरत नहीं है, वो जो वेरिएबल्स है उनको आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया हार्दिक, पहली बार में आपने पहचान लिया। तो इस प्रकार किसी रिसर्च टाइटल के वेरिएबल को पहचाना जाता है ना, इसमें स्वतंत्र चर है और इसमें आश्रित चर है। जिसका प्रभाव पड़ रहा है वो स्वतंत्र चर है, जिसके ऊपर पड़ रहा है वो आश्रित चर है। चलिए आगे चलते हैं। और शिवांगी है, शिवांगी मुझे सुन रही है? शिवांगी मोहिले, हाँ। तो ये है पॉलिटिकल साइंस का है, किस कोई रिसर्चर, उसका ये टॉपिक था, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग यंग एडल्ट्स इन अर्बन इंडिया। हालांकि नीचे लिखा हुआ, फिर भी पढ़ के मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट कौन से होंगे। यस सर। हाँ, यस एक सर। तो सोशल रोल ऑफ सोशल मीडिया इसमें एक वेरिएबल है ना, और इन यस सर। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग यंग एडल्ट्स एक ये वेरिएबल है ना। तो ये पॉलिटिकल सर पार्टिसिपेशन अमंग एडल्ट से पहले, हाँ हाँ बताइए, हार्दिक बोल रहे हैं। सर रोल ऑफ, हाँ हसन, सर हसन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर हसन बोलो। रोल ऑफ सोशल मीडिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
हाँ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग यंग एडल्ट्स इन अर्बन इंडिया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, तो रोल ऑफ सोशल मीडिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोशल मीडिया यूज फॉर पॉलिटिकल कंटेंट, है ना भाई, कितना जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कितने माध्यमों से किया जा रहा है, कितनी बार किया जा रहा है, ये तो हुआ स्वतंत्र चर, आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है लोगों पर, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है घट रहा है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हुआ आश्रित चर, तो ये डीवी हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। और ये बाकी के जो वेरिएबल है इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये दो वेरिएबल पहचानने बहुत जरूरी होते हैं और ज्यादातर आपको यही नाम मिलेंगे। चलो ये सोशियोलॉजी का है, इसको भी आप पहचान लोगे। ये है द इफेक्ट ऑफ जेंडर नॉर्म्स ऑन कैरियर एस्पिरेशन अमंग फीमेल एडोलसेंट्स इन सबर्बन इंडिया। तो ये है, तो इफेक्ट किसका पड़ रहा है, जेंडर नॉर्म्स का पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा है, कैरियर एस्पिरेशन के ऊपर पड़ रहा है ना। तो ये देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल, तो जेंडर नॉर्म्स में जेंडर रोल हुआ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैरियर एस्पिरेशन हुआ, प्रोफेशनल रोल्स वर्सेस होम मेकिंग, है ना। तो ये इस प्रकार इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वो सबको गांठ बांध लेनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो नाम है ये कॉपीराइटेड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, यानी इन शब्दों को एज इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हम केवल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं, और अन्य प्रकार की किसी भी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल रिसर्च में, है ना, और किसी भी रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इनका नाम देते नहीं है ना। तो क्या देते हैं, मैं लिख के लेके आया हूँ कि आपके रिसर्च में मेनली 5 तरह के आपको मिलेंगे, और तो और एक दो फालतू भी हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। किसी भी रिसर्च में 5 तरह के वेरिएबल मुख्यतः होते हैं, वो छोटे मोटे एक दो हो सकते हैं। तो अब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी जो ऊपर थे सोशियोलॉजी का जो रिसर्च था, जो पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च था, तो उनमें क्या करेंगे हम, तो उनमें इसके दूसरे नाम में लिख के लेकर आया हूँ, वहां पर टेक्निकली हम प्रिडिक्टर वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह, और डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह लिखेंगे आउटकम वेरिएबल या रेस्पॉन्स वेरिएबल। ये बहुत टेक्निकल बात है, आपको याद रखनी पड़ेगी। बहुत रिसर्चर, मैंने कितनी थीसिस पढ़ी होंगी अपनी पीएचडी के दौरान, 600 साढ़े 600 थीसिस पढ़ी थी शोधगंगा से उस समय। तो मैं देखता था और मैं हंसता था कि आमतौर पर, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन बातों पर कोई थीसिस रिजेक्ट नहीं होगी, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो पता चलती है कि आपने स्टडी कितनी करी है। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल रिसर्च में, सर्वे रिसर्च में भी, और अन्य प्रकार के सोशियोलॉजिकल रिसर्च में भी, सब जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा रहता था। तो जहां आप रिसर्चर अपने हाथ से कुछ मैनिपुलेट नहीं करते हैं और एज इट इज स्टडी करते हैं, जो है चाहे उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने एज इट इज अध्ययन किया, तो वहां इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां प्रेडिक्टर वेरिएबल और आउटकम वेरिएबल करेंगे। जहां आप कुछ मैनिपुलेट करते हैं वहां आप इनका यूज करेंगे। जैसे एक शिक्षक ये देखना चाहता है कि कंप्यूटर पर जो आजकल गेमिंग सॉफ्टवेयर हैं, यदि उन गेमिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से बच्चों को कंटेंट पढ़ाया जाए तो उनकी अचीवमेंट बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, कैसा फर्क पड़ेगा। तो वो यहाँ क्या करता है, वो 2 ग्रुप लेता है, एक ग्रुप को कंप्यूटर बेस्ड जो है मेथड से पढ़ाएगा और एक को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाएगा। तो यहाँ टीचर ने क्या किया, यहाँ टीचर ने टीचिंग जो मेथड है वो उसको मैनिपुलेट कर लिया। मैनिपुलेट, अब मैनिपुलेट ऐसे लिखा, तोड़ा मरोड़ लिया, या उसमें 2% उसमें NaCl डाल दिया, HCl डाल दिया, ये कुछ नहीं किया। मैनिपुलेशन बाय सिलेक्शन किया। उसने जो है एक को पढ़ाया कंप्यूटर से, एक को पढ़ाया ट्रेडिशनल मेथड से, 2 ग्रुप थे ना उनको। तो ये भी मैनिपुलेशन की श्रेणी में आता है कि आपने मैनिपुलेट कर दी टीचिंग मेथड को, है ना। तो अब चूंकि हम इस तरह से मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कहेंगे, है ना।
अब आप देखना चाहते हैं कि माता पिता के एस्पिरेशन का बच्चों की अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, स्ट्रेस और एकेडमिक अचीवमेंट में क्या फर्क है, स्ट्रेस का एकेडमिक अचीवमेंट पर क्या फर्क पड़ता है। तो आप तो स्ट्रेस बढ़ाओगे घटाओगे नहीं, बच्चों को जाके क्लास में स्ट्रेस थोड़ी दोगे कि थोड़ी ज्यादा स्ट्रेस दी इनको थोड़ी कम दी। यहाँ तो आप एज इट इज याद उनको उनका स्टडी कर रहे हो कि स्ट्रेस का एकेडमिक अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्ट्रेस का प्रभाव पड़ रहा है, अचीवमेंट पर पड़ता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट है, लेकिन क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, मैनिपुलेट नहीं किया, और जबकि है इंडिपेंडेंट, तो नाम यूज करेंगे प्रिडिक्टर और आउटकम वेरिएबल। क्लियर है? आगे चलें। हसन, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। हाँ, तो अब भविष्य में गलती ना करना, अपने रिसर्च का टाइप देखना। यदि आप अपनी पीएचडी रिसर्च में भविष्य में ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप किस प्रकार नाम देंगे, या दूसरा नाम अन्य नाम क्या होगा। तो आउटकम वेरिएबल या रेस्पॉन्स वेरिएबल होगा, और उसका नाम प्रिडिक्टर वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा। चलिए, तो ये आप पढ़ लेना, इन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये तो आपने चूंकि साक्षात एक बहुत सारी रिसर्च के टाइटल में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पहचान ही चुके हैं, तो इनके डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल, मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके बाद में, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि उन सब के बाद, डिपेंडेंट के बाद, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे इससे मिले। अब ध्यान से सुन लेना, मॉडरेटिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिल जाता है, मित्रता कर लेता है, गुपचुप उसे पता भी नहीं होती, आया उसके साथ मिल गया और डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। तो स्टडी जो आप करना चाह रहे थे वो हुई नहीं, क्योंकि आप तो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पर प्रभाव देखना चाह रहे थे। बीच में से चुपके से मॉडरेट वेरिएबल आया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करके चला गया। तो ये पहचानने की जरूरत होती है। तो उदाहरण के लिए, जैसे मान लो आप मेल फीमेल का जो है कोई स्टडी करना चाह रहे थे, बच्चों में स्ट्रेस देखना चाह रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का लेवल क्या है। तो यदि आप केवल लड़कों में स्ट्रेस का लेवल देखना चाह रहे हैं, है ना, एग्जाम से पहले क्या रहता है स्ट्रेस का लेवल, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके केवल लड़के ही लड़के हैं, स्ट्रेस है और अचीवमेंट है। स्ट्रेस का अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, सारे लड़के हैं, कोई बात नहीं हुई, है ना। लेकिन यदि आपने उसमें लड़कियों को भी शामिल कर रखा है, तो यहाँ जेंडर मॉडरेटिंग वेरिएबल हो गया। असल में जेंडर मॉडरेटिंग वेरिएबल हो है। और उसके अब क्यों है ये मॉडरेटिंग वेरिएबल, क्योंकि महिला और पुरुष में स्ट्रेस का लेवल समान नहीं होता। स्टडीज बताती हैं कि जैसे लड़कियों के पास लड़कों की अपेक्षा कई बार ज्यादा घरेलू काम भी होते हैं, अन्य जिम्मेदारियां, छोटे भाइयों को संभालना, बहुत सारे काम होते हैं। तो चूंकि घर के काम भी करना और इस पढ़ाई भी करना, तो स्ट्रेस लेवल बनस्पत लड़कों के ज्यादा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी स्टडी है, ऐसा जरूरी नहीं है हो भी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। तो हमारी स्टडी में इसमें, जिसमें हम स्ट्रेस के लेवल का अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है ये करना चाहते हैं, और हमने अनजाने में हमने जेंडर पे ध्यान दिया नहीं और अपनी स्टडी कर दी, तो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो फाल्स आएंगे, वो गलत आएंगे, क्योंकि हमने ध्यान नहीं किया कि लड़कियों में ज्यादा हो सकती है, तो उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और रिजल्ट फिर सही नहीं आएंगे। तो यहाँ जेंडर कंसीडर करना पड़ेगा। फिर इसके लिए अलग स्टैटिकल मेथड होते हैं कि कैसे इसके मॉडरेटिंग वेरिएबल के इफेक्ट को कम किया जाता है ना। तो बस ये याद रखना आपको, एक मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है, जो थर्ड वेरिएबल मैंने इसमें लिख रखा, आप पढ़ लेना। मॉडरेटिंग वेरिएबल इज थर्ड वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों के बीच जो संबंध है, डायरेक्शन है, उसको प्रभावित कर देता है। एक बार मुझे याद है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज, शायद या तो इंटर कॉलेज का था, कोई एग्जाम था, उसमें आया था कि निम्न में से किस चर को आप स्वतंत्र चर के समान मान सकते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स के नाम थे, जो अभी 5 हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये 4 इनमें से थे, नाम थे। तो इसका उत्तर था मॉडरेटिंग वेरिएबल, यानी इन सब में मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डाल सकता है ना। तो अब आगे चलते हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल। क्लियर है? प्रीति जुड़ी हुई है, शिवांगी मोहिले है, हसन है ना। क्लियर है भाई? चलते हैं आगे। यस सर। हाँ, यस सर। एक होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल है ना, और एक होता है कंट्रोल वेरिएबल। तो जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है, ये होते हैं बिना बुलाए मेहमान, है ना, ये भी ऐसे ही होते हैं।
कि आप करना कुछ चाह रहे हो, बीच में आके टंगड़ी अड़ा देंगे, है ना। तो इनको भी कंट्रोल करने की जरूरत होती है। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल में और इंटरवीनिंग वेरिएबल में अंतर क्या है, बस ये समझ लो, फिर आपको सब समझ आ जाएंगे, एक बार इसमें पढ़ लेना। मॉडरेटिंग जो वेरिएबल होता है, असल में वो हमारा कंसर्न होता है स्टडी में, हम उसको डेलिब्रेटली शामिल करके रखते हैं मॉडरेट वेरिएबल को। भाई आप स्टडी करोगे, स्ट्रेस का अचीवमेंट फर्क देख रहे हो, तो आप कुछ तो कहोगे, लड़कों की स्ट्रेस का उनकी अचीवमेंट पर प्रभाव, छात्रों की स्ट्रेस का उनकी अचीवमेंट पर प्रभाव, छात्राओं की। तो आपने छात्र और छात्रा ये जो अपने मुंह से शब्द लिए बताने के लिए मॉडरेट वेरिएबल हो गए, यानी आपने जानबूझकर उनको शामिल किया, आपको पता है ये एक वेरिएबल है मेरी स्टडी में। लेकिन ये तो बिल्कुल अनजान बिना बुलाए मेहमान होते हैं, ये घुस जाते हैं स्टडी में, तो इनको पहचानने की जरूरत होती है, मीडिएटिंग वेरिएबल कहलाते हैं। An intervening or mediating variable is a variable that explains the mechanism or process through which the independent variable influence the dependent variable। अब मोटिवेशन बच्चों की, सेल्फ एफिकेसी, है ना, बोरियत, बच्चे बोर महसूस कर रहे हैं, फटीग, उनकी थकान रिसर्च के दौरान जो होती है, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल के रूप में काम करती है। बच्चे, किसी स्कूल के बच्चे बहुत मोटिवेट हो सकते हैं। आप कहीं पर गए थे रिसर्च करने के लिए, कंप्यूटर बेस पढ़ाने के लिए, एक में ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाने के लिए। जहां कंप्यूटर बेस टीचिंग मेथड से आपने पढ़ाया, वहां आपने सुबह का पीरियड लिया था, सुबह, तो बच्चे घर से खाना नाश्ता करके आए थे, बिल्कुल फ्रेश थे एकदम, तो उनका मोटिवेशन लेवल और सब चीजें, उनके जो अन्य पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे थे, तो बच्चे पढ़ने में बड़ी रुचि ले रहे थे। जब आप दूसरे स्कूल में पहुंचे पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से, तब तक लंच हो चुका था, लंच के बाद का समय था, बच्चे खाना खा चुके थे, तभी के तभी दिन भर के थके हुए भी थे, तो फटीग थी, थोड़े बोरियत महसूस कर रहे थे, है ना, एनर्जी लेवल लो था। तो ये जो सब है, मोटिवेशन, फटीग, सेल्फ एफिकेसी, ये सब के सब है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, है ना। तो ये इनका बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, इनके लिए दशाएं समान रखनी पड़ती हैं इनके लिए केवल, है ना, तब ये कंट्रोल हो सकते हैं। चलो, ये असल में मैं इनके बारे में बहुत डिटेल इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये फिर बड़ा लेक्चर होगा, एक पीएचडी प्री पीएचडी कोर्स वर्क लेवल का लेक्चर हो जाएगा। अभी आपको केवल इन्हें जानना जरूरी है ना। कंट्रोल वेरिएबल ये हर रिसर्च में होते हैं, जहां भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लिया जाएगा तो साथ में इसका नाम जरूर लिया जाएगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तीन, तो ऐसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल होते हैं ना। ये वो होते हैं जिनको कांस्टेंट रखना होता है, यानी देख लीजिए ये है वो वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल्स आर दैट आर हेल्ड कांस्टेंट। ये है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इनको कांस्टेंट रखना पड़ता है, तब स्टडी के अच्छे से रिजल्ट निकल के आते हैं। और इसमें लिखे हुए हैं एज बच्चों की, तो जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं या कोई अन्य सर्वे स्टडी भी करेंगे, तो एक जैसे एज के बच्चे लेंगे और वो अपनी थीसिस में लिखना पड़ता है कि हमने कक्षा 9 के बच्चे लिए जिनकी सामान्यतः उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच में होती है या 12 से 13 वर्ष के बीच में होती है। तो यानी आपने समान उम्र के बच्चे लिए, समान उम्र, तो उम्र को आपने कांस्टेंट कर दिया, कंट्रोल कर दिया, ये होती है। और एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक स्कूल है भैया जिसमें आप कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे थे। वो जो स्कूल था वो था शहर की बिल्कुल बीचों बीच, वहाँ चौराहा था, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज और इस तरह की नॉइज थी उसमें, है ना। और एक स्कूल था जिसमें आप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाने जा रहे थे, कहीं दूर शहर से शांत जगह पर वातावरण था, वहां बिल्कुल शोर नहीं था। तो इसका मतलब जो शोर है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल के रूप में काम करेगा, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? शोर जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे जो शहर के बीच में है तो लेस कंसंट्रेशन होगी उनकी, उनका ध्यान एकाग्रता कम रहेगी और उनकी एकाग्रता ज्यादा होगी जो शहर से दूर है। ये कोई अनम्यूट है, म्यूट कर दीजिए। जी हाँ, कर दिया। हाँ, तो जो शहर जो स्कूल है, अब जो शोर है उसको कैसे कर सकते हैं? अब या तो तरीका ये कि दोनों स्कूल ही आप शहर के बीचों बीच के लें, तो शोर दोनों के लिए समान रूप से काम करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट स्थिर हो गया, दोनों को समान रूप से प्रभावित कर रहा। या दोनों स्कूल शहर के दूर लीजिए, है ना, तो दोनों में शोर नहीं होगा। या आप ऐसा करिए, कुछ मेजर करिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए, आप वहाँ साउंड प्रूफ कोई कमरा बनवाइए, देखिए, करिए, जो भी कर सकते हैं जिससे साउंड कम हो जाए, इस तरह के मेजर्स कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल वेरिएबल को कंट्रोल करना जरूरी होता है, उसके अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 5 प्रकार के मेनली वेरिएबल्स हुए।
और इन वेरिएबल्स के नाम यहाँ है एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बेस लाइन मेजरमेंट, है ना, ये सब के सब कंट्रोल करके चलते हैं हम अपने रिसर्च में। चलिए, ये है कंटिन्यूअस वेरिएबल के दो और प्रकार होते हैं नेचर के आधार पर, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होते हैं जो दो बिंदुओं के बीच में कोई भी मान धारित कर सकते हैं, है ना, और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल वो होते हैं जो दो बिंदुओं के बीच में कोई भी मान धारित नहीं करते, केवल एक ही मान धारित करेंगे, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते, है ना। तो कोई अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं देखता हूँ कौन कर सकते हैं, आप ही बता दीजिए कौन करेगा, मुझे नाम नहीं दिखे ना। अनम्यूट कर लीजिए कोई भी एक अपने आप को। जी सर। हाँ, नाम बताइए अपना। सर विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय। तो जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं वो दो बिंदुओं के बीच में, है ना, वो कोई भी मान धारित कर सकते हैं, और जो डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं वो दो बिंदुओं के बीच में कोई भी मान धारित नहीं, एक ही मान धारित करेंगे, है ना। अब मुझे बताइए, यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि गिनकर बताइए लाइब्रेरी की फलां सेफ में पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो पुस्तकों की संख्या किस प्रकार का वेरिएबल है? सर ये तो डिस्क्रीट हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर जो बुक्स हैं वो काउंटिंग में पूरी होंगी, नेचुरल नंबर में या होल नंबर कह दो। वेरी गुड। यानी आप बताएंगे आकर कि सर 49 बुक्स हैं, है ना, तो 49 होल नंबर है, पॉइंट्स में नहीं आया। अच्छा, यदि दूसरे कोई और बोल रहे थे साथ में, विजय म्यूट कर लो अपने आप को, कोई दूसरे साथी थे वो आ जाए जरा लाइन पर। जी आशुतोष। हाँ आशुतोष, यदि कहा जाए कि आपका वेट कितना है, तो कितना हो सकता है वेट, कितना बताइए, वेट किस में आएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल। ये तो कंटिन्यूअस में आएगा सर, एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। वेरी गुड। कंटिन्यूअस में आएगा एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जैसे उदाहरण से बताइए। जैसे सर कोई भी चीज गिनती में हो या मतलब नंबर में आ सके, गिनती में तो वो भी थी, इंटरवल हो सके। गिनती में तो 49 बुक्स वो भी थी। सर जैसे अभी वेट का एग्जांपल दिया गया सर, वो पॉइंट में आ जाएगा कि 74 kg पॉइंट 300 ग्राम समथिंग कुछ। वेरी गुड। तो नाम बताइए अपना। चंचल शर्मा सर। हाँ चंचल। अच्छा, चंचल एक मैडम भी है हमारी बुंदेलखंड महाविद्यालय। अच्छा चलो, बहुत अच्छा चंचल सर, बिल्कुल एग्जैक्ट सर। सर आपको अगर याद हो तो VMLG वाली चंचल जिन्होंने इंटर्नशिप की थी एमएड की, प्रियंका प्रिया वगैरह के साथ सर। हाँ, याद आ गई चंचल, याद आ गई है ना। तो बहुत बढ़िया चंचल। तो यानी जो वेरिएबल दो बिंदुओं के बीच में कंटिन्यूअस कोई भी मान धारण कर लेता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, पॉइंट्स में आ सकता है। किसी बच्चे का वेट 24.237 किलोग्राम हो सकता है, तो पॉइंट में आ गया कंटिन्यूअस। और जो पॉइंट में नहीं आ सकता, परिवार में सदस्यों की संख्या 8 हो सकती है, 8.5 नहीं हो सकती, है ना, तो वो हो गया हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल। अच्छा, जो ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स है साथियों, इसके नाम जरूर याद रखना। ये मैं अपने प्रत्येक लेक्चर में इस पे एक स्पेशल स्ट्रेस डालता हूँ। डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल को डिस्क्रीट वेरिएबल या कैटेगरिकल वेरिएबल भी कहते हैं। कैटेगरिकल वेरिएबल मतलब जो किसी चीज को कैटेगरी में बांट देता हो, सेपरेट कैटेगरीज में, है ना, वो एक दूसरे से ओवरलैप ना करती हो, तो वो कैटेगरिकल वेरिएबल भी कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने बच्चे लिए अपनी स्टडी में 3 विषयों के, कला के लिए, वाणिज्य के लिए और विज्ञान के लिए, तो ये 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरी अलग अलग हो गई। तो ये जो विषय है या सब्जेक्ट ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल है। आपने धर्म के आधार पर बच्चों को बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना, तो ये कैटेगरिकल वेरिएबल है ना, क्वालिटेटिव कैटेगरिकल वेरिएबल कहलाएगा। आपने 3 कैटेगरी में बच्चों को बांट दिया। जेंडर, मुझे बताइए कोई भी अनम्यूट करके, जेंडर किस में आएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल या कैटेगरिकल वेरिएबल? जो दो मानों के बीच में कोई भी मान धारण नहीं कर सकता हो, वो है सर कैटेगरी में आएगा। वेरी गुड। जो हाँ डिस्क्रीट में आएगा, है ना, क्योंकि हम उसको जेंडर को बांट नहीं सकते ना, 2 ही होंगे, महिला या पुरुष, है ना, मेल फीमेल होंगे, इसके अलग कोई जेंडर नहीं है ना। वो थर्ड जेंडर होते हैं, वो सोशियोलॉजिकल एक कैटेगरी होती है सोशल जस्टिस के लिए। बायोलॉजिकली थर्ड जेंडर
कोई कैटेगरी नहीं होती, क्योंकि वो मेल फीमेल के का हम बीच का सोचते हैं, लेकिन वो दोनों ही नहीं होता कोई भी, है ना। चलिए, वो सोशियोलॉजिकल होती है। चलिए अब आते हैं यहाँ। तो वेरिएबल की कहानी खत्म हुई। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। हसन, हसन। यस सर। हाँ हसन, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल? मेल, एज, रेड कलर, अर्बन एरिया। कौन सा हो सकता है? यस सर। हाँ, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जी सर। हाँ, सर एज। सेकंड होगा, टू एज होगा सर। हाँ चलिए, कोई नहीं, आंसर आ गया एज, है ना। क्योंकि जो बाकी के 3 ऑप्शन है, मेल यानी वो तो कांस्टेंट हो गया, सारे मेल ही लिए गए होंगे इस स्टडी में। रेड कलर है तो रेड कलर ये कांस्टेंट है। अर्बन एरिया कांस्टेंट है, एक यानी चीज जो बदल नहीं रही है सबके लिए, वो एक ही है। लेकिन एज बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी नहीं हो सकती, वो सबके लिए वेरी कर रही होगी, है ना। तो वो एज यहाँ इन 4 ऑप्शन में एज जो है हमारी वेरिएबल कहलाएगी, है ना। ये पहचानने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए वेरिएबल? इनमें से कौन सा एक वेरिएबल नहीं कंसीडर्ड किया जा सकता? कोई भी बता दीजिए, आप ओपन करके अपने आप को अनम्यूट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए वेरिएबल? सर एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल ईयर सर ऑप्शन थर्ड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी। 2024 ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, सभी ने पहचान लिया। क्योंकि 2024 सभी के लिए समान है, लेकिन वेट, हाइट और एजुकेशनल लेवल अलग अलग वेरी कर सकते हैं, है ना, सबके लिए। किसी का एजुकेशन लेवल बीए हो सकता है, किसी का 10वीं, किसी का 9वीं हो सकता है, तो वेरिएबल हुआ ये, है ना। हाइट और वेट तो आपको क्लियर है, तो इसका ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड, ये है। अच्छा, ये बताइए, आइडेंटिफाई द वेरिएबल अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स? ब्लड प्रेशर, रीडिंग, साल्ट, द 10 mg डोजेज ऑफ मेडिसिन और मेल। करिए अनम्यूट। ब्लड प्रेशर रीडिंग। हाँ, वेरी गुड। ब्लड प्रेशर रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। सर बीपी रीडिंग। अच्छा, ये है लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, फिर ये मेहनत मेरी सफल हो जाएगी कि आपको ये पहचानने आगे कि अच्छा वेरिएबल कौन से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल? अब बताइए अपने आप, इनमें से वेरिएबल कौन सा है? सॉल्ट इनटेक। सर सॉल्ट इनटेक। क्यों ये क्यों ऑप्शन होगा? थर्ड, क्योंकि सर सॉल्ट क्यों? इनटेक हर किसी का अलग अलग होगा सर। कोई ज्यादा लेता होगा, कोई कम लेता होगा, तो वेरी गुड। वेरी करेगा सर। ये मैं आश्वस्त हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है वेरिएबल की, बिल्कुल आपको क्लियर हो चुकी है। और अब मैं खुशी खुशी चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, है ना। अच्छा, ये बता दीजिए, वो वेरिएबल कौन सा होता है जिसमें रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, जिसको मैनिपुलेट करता है, वो बताइए। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, वेरी सर गुड। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलो, और ये 2018 जून में आया हुआ क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड टू असेस द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज नोन एज। जिसके ऊपर प्रभाव देखा जाता है किसी का, वो क्या कहलाता है? वो वेरिएबल डिपेंडेंट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसमें सर ई और यस टाइप क्या है? क्या वो वेरिएबल होते हैं? मैं बता रहा था ना कि बहुत डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जिन वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली मेजर वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते, जैसे 4 ग्राम तांबे की छीलन डालना, 2 ग्राम HCl डालना, तो ये तो होता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन। तो एजुकेशन में हम ऐसी मैनिपुलेशन कम ही कर ही नहीं पाते हैं ना, तो हम यहाँ करते हैं मैनिपुलेशन बाय सिलेक्शन। तो एस टाइप वेरिएबल उन्हें कह देते हैं जो सिलेक्शन से होते हैं। ई टाइप भी होते हैं, इलेक्टिव टाइप के, जो हम चूज करके करते हैं ना। तो दोनों लगभग एक ही तरह के होते हैं। दोनों का मतलब होता है कि डायरेक्ट मैनिपुलेट ना करके इलेक्शन से या सिलेक्शन से मैनिपुलेशन करना, वो कहलाता है ई टाइप एस टाइप वेरिएबल, है ना। चलिए,
तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द, हाँ तो वो तो आप अब कर ही लेंगे सारे क्वेश्चन। अब आप इनको एक बार पढ़ लेना, ये सभी के सभी जो मैं लिख कर लेकर आया हूँ, हर क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आपके लिए आसान हो गए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हमारे पास ये 8:30 तक की क्लास है, आधा घंटा है, फटाफट लेते हैं हाइपोथेसिस का। तो हाइपोथेसिस का कई बार तो जैसे थर्ड स्टेप है ही कि भाई सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा रिव्यूइंग द लिटरेचर, तीसरा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो थर्ड स्टेप भी मान सकते हैं, कहीं कहीं थर्ड नहीं होता, इसको मान के चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं कि जब हम फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम कर लेते हैं तभी हाइपोथेसिस भी बना लेते हैं ना। तो फिर रिसर्च डिजाइन आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो हम यही पढ़ के चल रहे हैं इसको। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है हाइपोथेसिस इन रिसर्च, लो भैया। तो ये इसके स्पेलिंग है HYPOTHES, और बस मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और फिर लिख देता हूँ S। तो यदि आप लास्ट में इसमें ई लगा देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती है, यानी एक हाइपोथेसिस, एक सिंगुलर वचन है। और यदि इस आई की जगह, इन दोनों के बीच ई की जगह आई लगा देते हैं तो ये प्लूरल बन जाती है, यानी अनेक हाइपोथेसिस। तो ये याद रखना है, अनेक परिकल्पनाएं, ये याद रखना है कि हाइपोथेसिस में केवल आई और ई का अंतर होता है, इसे सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए। तो मुझे आज भी याद है, विज्ञापन 46 का इंटरव्यू था और बोर्ड में किसी ने, मेरे मुंह से कोई एक वर्ड निकला था डाटा, तो मैं उस पर एक्सप्लेन कर रहा था अपना आंसर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रुकिए और ये मुझे बताइए कि डाटा जो आपने कहा DATA डाटा, ये सिंगुलर वचन है या प्लूरल है? तो भाई ईमानदारी से बताऊं तो मुझे कुछ नहीं पता था, हम तो बस डाटा डाटा करते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं था। तो ना सिंगुलर ना प्लूरल। मैंने उनसे माफी मांगी कि जी मैं बता नहीं सकता, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो डाटा प्लूरल है और इसका जो सिंगुलर है वो डेटम है, DATUM, डेटम। डेटम माने कोई एक आंकड़ा, कोई किसी की, एक बच्चे का एक अंक, उम्र है ना। और डाटा बहुत सारे आंकड़ों का संग्रह, प्लूरल वे में जो यूज होता है। तो इसी तरह हाइपोथेसिस में तब से मैं सावधान रहता हूँ और ऐसे कोई वर्ड आते हैं तो उनको मैं साथ में बताकर चलता हूँ ना। तो हाइपोथेसिस में ई लगाया तो एक हाइपोथेसिस की बात हो रही है, और आई लगा दिया तो अनेकों हाइपोथेसिस की। चलिए, उम्मीद है कि आप याद रखेंगे, डाटा डेटम भी याद रखेंगे। तो हाइपोथेसिस है क्या? तो हाइपोथेसिस टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। तो मैं बार बार एक ही उदाहरण देता हूँ। टेबल लैंप पे बच्चा पढ़ रहा था, टेबल लैंप की लाइट अचानक बंद हो गई, अब उसके सामने समस्या आ गई कि अंधेरा हो गया है। वो अचानक से कुछ इस समस्या के समाधान के लिए कुछ एकदम टेंटेटिव सॉल्यूशंस बनाएगा और उन पे एक्ट करेगा ताकि समस्या का समाधान हो सके। लाइट तो नहीं चली गई है, क्या हमारे घर की बाहर झांक के देखता तो वो देखता कि बाहर तो पड़ोस में आ रही है। तो एक जो हाइपोथेसिस थी कि लाइट सबकी चली गई वो खत्म हो गई, है ना। क्या हमारे घर में और कमरों में लाइट आ रही है या घर के पूरे की चली गई? तो उसने देखा सारे कमरों में आ रही थी, केवल कमरे की गई, वो लाइट गई। फिर वो हाइपोथेसिस बनाता है कि क्या बल्ब फ्यूज हुआ है या स्विच खराब हुआ है। उसने देखा कि स्विच तो ठीक है, फिर उसने बल्ब देख लिया, बल्ब खराब था। तो ये 4-5 हाइपोथेसिस बनाई इस समस्या का समाधान करने के लिए। तो एक हंच होती है, अनुमान होती है, पूर्वानुमान, जो बाद में टेस्ट की जाती हैं। वो किसी समस्या के समाधान के लिए जरूरी होती हैं, बिना इनके कोई साइंटिफिक प्रोसेस हो ही नहीं सकता। पहले आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, उन हाइपोथेसिस को एक एक करके चेक करेंगे, उन सारियों में से कोई एक ऐसी हाइपोथेसिस निकलेगी जो टेस्ट होगी और वो समस्या का समाधान बनेगी, वो उससे आप आगे चलेंगे, है ना। तो ये होती है हाइपोथेसिस। इसमें लिखा हुआ है a hypothesis is a testable statement or prediction about the relationship between two or more variables। ये टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में 2 या 3 वेरिएबल होंगे, उनके बीच में क्या संबंध है वो प्रिडिक्ट करती है हाइपोथेसिस, है ना। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं, आप है तो आप कहें कि टेंटेटिव सॉल्यूशन मतलब कि एक जो है अस्थायी हल है किसी समस्या का, एक अनुमान है, हंच है हाइपोथेसिस, इतना भी बता सकते हैं। और टेक्निकली इसमें शामिल कर लें कि किसी रिसर्च प्रॉब्लम में 2 या अधिक वेरिएबल हैं तो उनके बीच में संबंध बताती है। चलिए, ये मैं यहाँ लेकर आया हूँ बहुत सारे रिसर्च टाइटल, और उसमें वेरिएबल्स हैं और उसमें हाइपोथेसिस कैसे बनेंगी वो लेकर आया हूँ, आप देख लेना। जो मैंने आपसे अभी बताया वही सब इसमें जो है लिखा हुआ है, जो हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए हैं ना, ये पढ़ लेना। पॉलिटिकल साइंस से लेकर आया हूँ, हाइपोथेसिस कैसे बनाते क्या है उसमें। तो अभी चूंकि ये बात करी थी ना हमने कि रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, तो 2 और मोर वेरिएबल्स, कहीं आप में से कुछ ये ना समझ जाए कि सर 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच में कैसे बताती है। तो मैं केवल इसके लिए एग्जांपल्स लेकर आया हूँ।
किसी ने ये पॉलिटिकल साइंस वाला देखते हैं, चलो किसी ने ये स्टेटमेंट बनाया था आवाज नहीं आ रही। वोटर न्यूज आर मोर लाइकली टू। जी सर, आवाज आ रही है, क्लियर आवाज है। अच्छा, तो उनकी तरफ से आप लोग अपना नेट चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपके एंड से। हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज है। तो वोटर्स हु कंज्यूम न्यूज फ्रॉम डाइवर्स मीडिया सोर्सेज are more likely to have moderate political views compared to those who rely on a single news source। ये कह रही है हाइपोथेसिस कि ये प्रॉब्लम कह रही है कि भाई वो जो लोग बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स यूज करते हैं, बहुत सारे मीडिया अलग अलग यूज करते हैं, आज तक चैनल देखते हैं, जी न्यूज देखते हैं, और दूसरे चैनल देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, उनका जो पॉलिटिकल व्यू है वो मॉडरेट होगा उनके मुकाबले जो केवल एक ही किसी मीडिया पे निर्भर रहते हैं, है ना, या तो आज तक ही चैनल देख रहे हैं, या ये कह सकते हैं ब्रॉडली कि केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही निर्भर है ना, वो प्रिंट मीडिया अखबार पढ़ते ही नहीं है। तो इसमें ये बात कही गई है ना। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डाइवर्सिटी ऑफ न्यूज सोर्स, और पॉलिटिकल व्यू हो गया इसमें मॉडरेशन वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल हो गए, और इन दो वेरिएबल के बीच के संबंध को बता रही है ये हाइपोथेसिस है। ये पूरी की पूरी हाइपोथेसिस है और दो वेरिएबल के बीच के संबंध को बता रही है। तो ये बात हमने इसलिए करी यहाँ क्योंकि इस डेफिनेशन में ये आ रहा था टू और मोर वेरिएबल्स, है ना। तो आपको कंक्रीट रूप में लाने के लिए मैं इसको लिख के लेके आया ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल समझ में आ जाए कि ऐसे हाइपोथेसिस बनती है, इन दो वेरिएबल्स के बीच के संबंध को ये बता रही है, प्रिडिक्ट कर रही है। अब इसको फिर हम टेस्ट करेंगे बाद में कि क्या ये बात सही है या गलत है, कि भाई जो लोग अखबार भी पढ़ते हैं कई तरह के, और वो कई तरह के न्यूज चैनल भी देखते हैं, है ना, रेडियो भी सुनते हैं, न्यूज देखते हैं, और एक व्यक्ति केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे निर्भर रहता है या तो मोबाइल पे पढ़ लेता है, टीवी पे, तो क्या इन दोनों के जो पॉलिटिकल व्यू है मॉडरेट करते हैं नहीं करते हैं। अब इसको बाद में हम टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस हमेशा टेस्ट की जाती है, बाद में बनाकर छोड़ते नहीं है, ये हमें रास्ता दिखाती है, टॉर्च बैरियर का काम करती है हमारे लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं? वही डिडक्टिव अप्रोच से हम बनाते हैं, पहले से कोई थ्योरी बनी हुई है उसी से। हाँ सर, स्टूडेंट के कुछ मैसेज जो आते हैं क्या आपको देख पाते हैं सर, जो इन कॉल मैसेज आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि मेरे सामने मेरी ये स्क्रीन खुल जाती है तो वो हाइड हो जाते हैं, मुझे कोई नहीं दिखाई देता। हाँ जी सर, एक स्टूडेंट ने आई और ई का फिर से कॉन्सेप्ट पूछा है हाइपोथेसिस के लिए, जो उसने लिखा है कि सर जहां तक ई कब लगाते हैं और आई कब लगाते हैं? हाँ, ई तो मैं इसको अभी कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। I think I is the singular form and E is the plural form। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो हम हाइपोथेसिस की स्पेलिंग देखिए, HYPOTHESES होता है। तो ये जो बाद के दो एस हैं इनके बीच का ही खेल है सारा। तो ये जब हम ई लगा देते हैं तो ई का मतलब होता है एक हाइपोथेसिस है, ये सिंगुलर बन जाती है ई लगने से, है ना। एक परिकल्पना सर शायद तब प्लूरल होता है। दैट इज प्लूरल। अच्छा, प्लूरल। नो सर, अच्छा ई लगने पे प्लूरल होता है। यस यस, ठीक है। तो ये मुझे कंफ्यूजन हो गया, चले, पर आपको तो क्लियर हो गया सभी को। हाँ, ये मुझे कंफ्यूजन हो गया था। तो ई लगने से तो हो गई ये बहुवचन बन गई, लो, है ना, बहुत सारी परिकल्पना। और आई लगने से हो गई एक परिकल्पना, वो बोलते हैं ना, कई बार चीजें वो मुंह से कुछ निकल जाती है, फिर वो गलत ही निकलती रहती है। चलिए, तो ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि मान लो भविष्य में आपसे कहीं पूछ लिया गया कि हाइपोथेसिस जो आप बोल रहे हैं स्पेलिंग बताइए, या आपने प्लूरल बोला या सिंगुलर, अब जब कभी ध्यान दिया ही नहीं इस तरफ तो बस क्या बता पाओगे, कुछ नहीं बता पाओगे। तो ये ध्यान रहनी चाहिए, है ना, ये इतना सा उद्देश्य था। अब ये करेक्ट हो गया, ई लगने के बाद बहुपरिकल्पना बहुत सारी प्लूरल हो गई है, और आई लगने से एक परिकल्पना के बाद क्लियर हो गया। सर आपने क्रमशः लिख भी रखा है, आई पहले लिखा है और ई बाद में लिखा है, बाद में लिखा, कभी बोलने में ऐसा हो जाता है, इसीलिए बिल्कुल स्टूडेंट हमारी एक एक शब्द को करते हैं, तो उस वजह से बहुत अच्छा है। बच्चे जो है साथियों को ध्यान रखना चाहिए ना। तो हाइपोथेसिस के सोर्स क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग, पहले से ही कोई थ्योरी बनी हुई है, सिद्धांत बने हुए, वहीं से निकाल लेना। यहाँ पे उदाहरण में लिख के लाया हूँ, कोई पाईगेट की थ्योरी थी, पियाजे जिसे बोलते हैं, वो पहले से थ्योरी है, उसी से कोई एक हाइपोथेसिस बना ली और काम चला लिया, है ना। इंडक्टिव अप्रोच यानी खुद के एक्सपीरियंस से करना, अपनी कोई क्रिएटिविटी से कोई हाइपोथेसिस बना लेना। और सेरेंडिपिटी यानी आकस्मिकता,
आकस्मिकता यानी कर कुछ और रहे थे और मिल कुछ और गया, वहां से भी हाइपोथेसिस निकल आते हैं। जो एजुकेशन में जो पेवलोव थे वो कुत्ते के पाचन क्रिया के ऊपर और उसकी लार के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वहां से उन्होंने देखा कि जब पैरों की आवाज से जो है खाना देने से पहले पैरों की आवाज से उसके मुंह में लार आने लगती थी, पैरों की आवाज सुनकर ही। तो उन्होंने कहा कि ये कंडीशनिंग जो है कहलाएगी। तो एक कंडीशनिंग की नई कॉन्सेप्ट निकल के आ गई, कर कुछ और रहे थे मिल कुछ और गया, तो वो कहलाती है सेरेंडिपिटी, है ना। तो वो ऐसे भी हाइपोथेसिस हमें मिल जाती हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो फफूंद के ऊपर बैक्टीरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है वो ये देखना चाह रहे थे, और वो उन्होंने देखा कि फफूंद कुछ ऐसा केमिकल बनाती है जिससे जो है वो बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, और फिर वहां से पेनिसिलिन के जो है कॉन्सेप्ट निकल के आई थी। तो इस तरह से भी हमें हाइपोथेसिस मिल जाती है ना। चलिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आती है कि इंटरव्यू के पर्पज से मैं आपको बताना बहुत अनिवार्य समझ रहा था कि हाइपोथेसिस और अजम्पशन में क्या अंतर है। तो अजम्पशन क्या होती है, हाइपोथेसिस से पहले बनती है, रिसर्च में बहुत आवश्यक होती है। आप इसे हल्के में मत लेना, यदि हाइपोथेसिस कहीं नाम सुनो तो अजम्पशन अपने आप याद कर लेना। हर व्यक्ति प्रत्येक रिसर्च में कोई ना कोई अजम्पशन मानकर चलता है। मैं फिलोसफिकल और इन्हें भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल रिसर्च को भी कुछ ना कुछ अजम्पशन जरूर हम मान के चलते हैं ना। तो ये अजम्पशन क्या होती है, अनवेरिफाइड या अनटेस्टेड बिलीफ और प्रीमाइस होती है। यानी कोई हमारा या तो आस्था विश्वास होती है, हमारा पक्का विश्वास जो होती है उसको अजम्पशन कहते हैं। टेस्ट नहीं की जाती, केवल हम विश्वास के आधार पर वो बात कहते रहते हैं। यदि मुझसे एक बार एक रिसर्च जब मैं पीएचडी का कोर्स वर्क कर रहा था तो एक प्रोफेसर आए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई रिसर्च में अनम्यूट कर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो रिसर्च में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली अजम्पशन क्या है। तो रिसर्च में जो सबसे ज्यादा अजम्पशन प्रयुक्त होती है वो होती है कि जो हमारा सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है पॉपुलेशन का, सब ये मान के चलते हैं। अच्छा, ध्यान रखना है, जो अजम्पशन है वो स्टेटमेंट होते हैं, अनवेरिफाइड होते हैं, अपने विश्वास पर आधारित होते हैं, रिसर्च करने के लिए जरूरी होते हैं, बेस का काम, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। इसके बाद फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो अजम्पशन हर रिसर्च में होती है, ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन पर आधारित होती है। कैसे, यदि विराट कोहली चला तो इंडिया मैच जीत जाएगा, तो ये हमारा विश्वास है कि विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी है, यदि वो चला तो भारत मैच जीत जाएगा। तो उसके चलने के रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन पर भारत का मैच जीतना निर्भर करता है। ये हमारी अजम्पशन है, टेस्ट नहीं करी जा सकती, बिलीफ है, बिलीफ के आधार पर कही है। अब ये जो थी रिसर्च में हम कहते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का ठीक रिप्रेजेंटेटिव है, हम ये अजम्प्ट करके चलते हैं, सबसे ज्यादा ये अजम्पशन है। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, क्योंकि हमने अपने शोध कार्य में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, संभाव्यता निदर्शन विधि का प्रयोग किया है। अतः ये अवधारणा यह है कि न्यायादर्श सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का। तो यानी यहाँ भी ये बात जब हम कहते हैं कि सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि हमने जो सैंपल लिया है वो अनबायस्ड तरीके से लिया है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से लिया है। तो अजम्पशन हमारा विश्वास होती है, बिलीफ होती है, और जो है उनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्टेबल जो स्टेटमेंट या प्रपोजिशंस होती हैं, ठीक है। थ्योरी से भी एक डिफरेंस इसको आप पढ़ लेना कि थ्योरी क्या होती है और हाइपोथेसिस क्या होती है। तो दोनों में अंतर है। जो थ्योरी है ब्रॉडर होती है, वेल एस्टेब्लिश्ड होती है और एक्सप्लेन करती है किसी सेट ऑफ फिनोमिना को। और ये जो हाइपोथेसिस होती है ये तो बहुत नैरो होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, टेस्टेबल होती हैं, है ना, ड्राइव फ्रॉम अजम्पशन, अजम्पशन से निकली हुई होती है ना। तो कई बार तो ये कहा जाता है अजम्पशन से हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस से थ्योरी बनती है। हमेशा ऐसा सही नहीं होता, मैं यहाँ पहले ही आपको बता दूं। लेकिन थ्योरीज जो बनती हैं वो जब हाइपोथेसिस वेल टेस्टेड हो जाती है, ब्रॉडली एक्सेप्टेड हो जाती है, ओवर टाइम उसको आप बार बार लोगों ने जो है टेस्ट किया और वो सही निकली है, तो ऐसी थ्योरी, ऐसी हाइपोथेसिस भी थ्योरीज बन जाती हैं बाद में, है ना। तो अजम्पशन, हाइपोथेसिस और थ्योरी, ये तीन आप याद रखना, रिसर्च में बहुत यूज होती है। तो थ्योरी किसको कहते हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ए सेट ऑफ फिनोमिना। तो आप पियाजे की थ्योरी कह सकते हैं,
वाइगोत्स्की की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कह सकते हैं, तो थ्योरी है वो सब की सब, है ना। चलिए, की डिफरेंस इसमें पढ़ लेना, जो मैंने बताया वो इसमें वही लिखा हुआ है। अब आते हैं कार्ल पॉपर पर। तो साथियों, ये नाम मुझे बहुत दिन बाद जाकर पता चला था, अपनी एमएड वेमेड करने के बाद, पीएचडी शुरू कर दी तब, है ना, जब बहुत स्टडी करी थी। तो ये फादर है साइंटिफिक एपिस्टेमोलॉजी के। तो ये टर्म भी याद रखनी है आपको, नोट्स में लिखनी है। कार्ल पॉपर का नाम और ये जो फाल्सीफिएबिलिटी प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये लिख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था? ये कार्ल पॉपर, इन्होंने जो फिलोसफिकल अजम्पशन होती हैं, काल्पनिक धारणाएं, जो दर्शन की जो धारणाएं होती हैं और जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है, उनके बीच में डिमार्केशन किया, लाइन खींच दी। उन्होंने कहा, कार्ल पॉपर ने, कि जो भी स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव हो सकता हो वही हाइपोथेसिस कहलाएगा, और यदि वो फॉल्स प्रूव नहीं हो सकता है तो वो केवल फिलोसफिकल अजम्पशन कहलाएगा, दार्शनिकों की कल्पना कहलाएगा। ये इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि किसी भी साइंटिफिक स्टेटमेंट को गलत सिद्ध होने का उसमें गुण होना चाहिए, यदि ये है तो वो साइंटिफिक है, नहीं तो नहीं है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। इनके बारे में देखो, इसमें लिखा हुआ भी है, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल एंड फाल्सिफिएबल टू कंट्रीब्यूट टू साइंस। तो इन्होंने कहा था कि यदि वो, अब कोई कहे व्यक्ति कि मार्स पर जीवन है, तो चूंकि मार्स पर जीवन नहीं है, ये इसको गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। कौन जाएगा मार्स पर? चंद्रमा पर तो हम गए नहीं है, ना ही पूरा मार्स किसी ने देखा है। तो चूंकि इस अजम्पशन को गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता, मार्स पे जाकर देखा नहीं जा सकता, तो इसलिए साइंटिफिक नहीं है। और ये केवल और केवल, जब तक ये फाल्सिफिएबल का इसमें गुण नहीं आएगा, ये केवल फिलोसफिकल अजम्पशन मानी जाएगी। इन्होंने सीधी सी ये बात कही थी। तो कार्ल पॉपर थ्योरी ऑफ फाल्सिफिएबिलिटी, ये याद रखना, फादर ऑफ साइंटिफिक एपिस्टेमोलॉजी ने कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक होती है डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और एक तरह से होती है रिसर्च वर्सेस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, और लास्ट में होती है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे ज्यादा जो समझने की इनमें हाइपोथेसिस होती है वो रिसर्च हाइपोथेसिस, या जिसको कई बार अल्टरनेटिव भी कह देते हैं, वैसे अलग टाइप है, कई बार कह देते हैं। नल हाइपोथेसिस होती है, और डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। भर भर कर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मयंक सर, क्लास को कल यहाँ शुरू करें या इस नल हाइपोथेसिस की कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूं? बच्चों से पूछ लीजिए, कभी काम वाम करना होगी लगभग। ओके सर, अगर मुझे लगता है सर विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न ले लिए जाए और बाकी आगे कल क्लास ली जाए। हाँ, क्योंकि जो ये नल हाइपोथेसिस है, इसको मुझे समझाने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, केवल नल हाइपोथेसिस। और सर इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बहुत लगभग हर बार पूछे जाते हैं। और टाइप 1 और टाइप 2 एरर भी इसी से चूंकि जुड़ी हुई है, तो इस पे स्पेशल स्ट्रेस रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपको मैंने आपसे इजाजत ली कि भाई यदि टाइम हो तो मैं पढ़ाऊं, नहीं तो फिर मैं इसमें नहीं सर, कल ये बहुत बड़ा टॉपिक है जी। चलिए, तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने बात करी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, उसके जो स्टेप्स हैं उनकी बात करी, पर्पस की बात करी, कुछ डिजिटल टूल्स हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के लिए उपयुक्त होते हैं उनकी बात करिए, और हमने वेरिएबल्स के बारे में बात करी। 5 तरह के हमने वेरिएबल्स पढ़े, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल वेरिएबल, मॉडरेट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल पढ़े। उन सबके उदाहरण इस पीडीएफ में लिखे हुए हैं, आप सबको पढ़ने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अदर नेम क्या है, दूसरे रिसर्चेज में हम उनको क्या कहते हैं, ये आपको आज पता चल गया है। उससे हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे, आपने वेरिएबल्स को पहचानना बहुत अच्छे से सीख लिया, आपने प्रश्नों के उत्तर दिए, और साथ में हमने हाइपोथेसिस की बात करी। अब जो नल हाइपोथेसिस है, इसके बारे में हम कल स्टडी का चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी को मिस नहीं करनी है नल हाइपोथेसिस की, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 एरर जुड़े हुए हैं, इससे भविष्य में हमेशा काम आएंगे, इंटरव्यू तक काम आएंगे आपको, है ना। चलिए, अगर किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कोई साथी कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ? आप ही जा रहे हो सर? हाँ, अंकुर गुप्ता सर। अंकुर गुप्ता सर ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, म्यूट कर दिया। थैंक यू। बहुत बच्चों के अब मैसेज दिख रहे हैं मुझे। सभी को धन्यवाद, आप इतनी तल्लीनता से सुनते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है जो है आपसे पढ़ाना बताना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच संख्या सर। आज मुझे लगता है संख्या इस वजह से भी, क्योंकि हम लोग इस वीडियोस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो कुछ विद्यार्थी हमारे बाद में उसको देख करके समझना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये सजेस्ट करता हूं कि जब आप लगातार किसी कक्षा में लाइव जुड़े होते हैं तो उसमें आप प्रश्नों को भी, आपके मन में कोई अगर डाउट है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं या क्लास के बाद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होती है, अगर आपने ये सोच लिया कि हम YouTube पे जा करके हम इस क्लास को एक बार देख लेंगे, तो शायद हमारा मन भी उस ओर बार बार नहीं जाता, या हम लापरवाही कर जाते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है, हम कभी भी देख लेंगे, और वो कभी कभी भी नहीं आता है। तो इसलिए जो हमारे मेधावी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा लाइव क्लास लें, क्योंकि मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि नितिन सर से हम सीधे यूट्यूब पर ही करवाएं, लेकिन आपकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, आपको बार बार यह याद दिलाने के लिए कि आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, इसीलिए हम एक निश्चित समय पर आते हैं। तो इस निश्चित समय को आप भी अपना स्टडी टाइम बनाइए, कैसे भी करके एडजस्ट करिए, और इस समय पर ही जब आप लाइव क्लासेस लेंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि हम बाद में यूट्यूब में देख करके, हाँ कभी कभी आपको लगता है कुछ अचानक से काम आ गया, तब आप उस यूट्यूब को प्रिफर करिए। अदरवाइज मेरा सजेशन रहेगा कि आप लाइव क्लासेस ही लें, तो आप उसमें प्रश्न कर पाएंगे, उत्तर आपको मिल पाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो तुरंत आप कर पाएंगे। यूट्यूब में ये चीज नहीं रहती है। ठीक है, तो ठीक है, अगर किसी का लास्ट प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं सर को धन्यवाद करूंगा। आपने ग्रुप पे लिंक लगाया हुआ है, हाँ शिवम क्या कह रहे हैं? किसी ने क्वेश्चन किया था कि यूट्यूब चैनल क्या है, तो मैंने बोला बहुत पता है, वहाँ पे ग्रुप में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से उठा लें। हाँ यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप कहीं भी उसको शेयर कर सकते हैं। हो जाएगा। आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं जो आप कहें। इसमें रुकिए, मैं म्यूट कर देता हूँ, तो आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जी आज की इस शानदार परीक्षा केंद्रित लेक्चर के लिए बहुत ज्ञानवर्धक लेक्चर रहता है। नितिन सर जुड़े हुए हैं? हाँ, तो बहुत ज्ञानवर्धक लेक्चर रहता है। मैं भी कॉपी पेन लेकर के बैठता हूँ और सर को सुनता रहता हूँ, और कई बातें, कुछ ज्ञान अक्सर हमें हर क्लास में कुछ नया जरूर मिलता है। तो आप भी पेपर पेन लेकर के बैठें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, जो भी आपको चीजें इंपॉर्टेंट लग रही उनको नोट करते रहें। बहुत वास्तव में विशद कक्षाएं ये नितिन सर के द्वारा आयोजित की जा रही हैं। नितिन सर का जो गूढ़ ज्ञान है वो हम तक पहुंच रहा है, हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि नितिन सर को हम घर बैठे सुन पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सर इसका भी पीडीएफ सर क्लास का बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जैसे ही ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, और मैं विद्यार्थियों को अवगत करा दूं सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी बताएं। सर एक्चुअली आप हिंदी में नोट्स शेयर करते हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया करिए, क्योंकि सर जो समझाते हैं हम जब हिंदी में पढ़ते हैं तो रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात को लिया जा रहा है और उसको हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से पूरा हम हिंदी और इंग्लिश दोनों किताबों को ऐड टैग कर दीजिए ना, ठीक है, बिल्कुल सर, तो वो आज हम जी हाँ सर व्हाट्सएप ग्रुप में, यस सर, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे मतलब ऐड होना है, ज्वाइन होना? आप मयंक सर को मैसेज करेंगे, मैं इनका नंबर भेज दूंगा, है ना? तब मैंने कमेंट बॉक्स में आज नंबर अपना लिख दिया था। अगर कमेंट आप लेफ्ट नहीं हुए तो अभी भी कमेंट में मेरा नंबर पड़ा हुआ है। जो भी बाहर के लोग हैं, जो अभी ग्रुप से जुड़े नहीं हुए हैं, वो बाद में भी नोट्स उनको मिलता रहेगा, उस ग्रुप पे सूचना मिलेगी, और जो भी नोट्स है हमारी उसी ग्रुप में आती है।
तो मैं पीपीटी विद्यार्थियों के से बात सर कर एक रहा था। पार्ट में अगर आपका नंबर आ जाएगा तो सब लोग जुड़ जाएंगे यूट्यूब जब जो देखेगा, क्योंकि कुछ लोग जैसे हम अपने कॉलेज वाले ग्रुप में डाले तो कुछ लोग आज बोलना चाह रहे थे, जुड़ नहीं पाए उनसे। हाँ, अच्छा बहुत अच्छा, तो प्रॉब्लम सर मेरे पास भी आपको हम मैसेज लिंक आते भेज रहते हैं। देंगे जी, तो लिंक हम कल भेज से ये देंगे, उस संख्या लिंक और से बढ़ आप ग्रुप में जाएगी, जुड़ जाए। क्योंकि टीडी कॉलेज के सर उन लोगों से बात हुई हमारी, तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि मतलब ये लिंक आ जाए। तो ठीक है मैंने सर, आप भेज मुझे दिया है, तो मैसेज सब लोग जुड़ जाएंगे। आप मुझे आशुतोष सर आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और उस डी लिंक कॉलेज से वो जौनपुर। सभी लोग। हाँ हाँ, जौनपुर। अरे भैया जौनपुर वाले तो तहलका काटे हैं। और मैं आपको अवगत करा दूं कि डॉक्टर नितिन त्यागी सर 8 बार नेट क्वालिफाई हैं, जिसमें से 3 बार जब वो एलिजिबल थे जेआरएफ क्वालिफाई हैं। लगभग 8 बार आप उनको जेआरएफ मान सकते हैं, क्योंकि एज बाउंडेशन की वजह से उन्हें जेआरएफ लेटर नहीं मिला, लेकिन वो 8 बार जेआरएफ क्वालिफाई हैं। तो ऐसे विद्वत प्रोफेसर हमारे समक्ष रहते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 8 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले प्रोफेसर हमें नेट और जेआरएफ कैसे क्वालिफाई करें इसके बारे में बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यह बड़ा ही सौभाग्य है आपके लिए कि आप सर की क्लास को अटेंड करें और सर के ज्ञान से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, सर के ज्ञान से प्रकाशित हों, अपने ज्ञान का दीप जलाएं। डॉक्टर हमारे साथ कृष्ण मोहन दुबे सर, हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र जुड़े हुए रहते हैं। आपका भी हमेशा हमारे सानिध्य मिलता रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। आपको अवगत करा दूं कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारे अलग अलग विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इवन कई प्रोफेसर भी जुड़े हैं, और मैं नाम नहीं बताऊंगा। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन एसोसिएट प्रोफेसर भी हमारे साथ कई बार जुड़े, तो मैं देख पाता हूँ। तो और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से और बीएचयू से मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, काफी बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी आपसे जुड़ रहे हैं। तो एक हमारा यह निःशुल्क शिक्षा का अभियान है, और हमारे इस अभियान में डॉक्टर नितिन त्यागी सर बड़े हमारे सहयोगी, हमारे पुरोधा बड़े भाई हैं। तो मैं आज की इस ज्ञानवर्धक क्लास के लिए आपको बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं व्यक्तिगत बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर, कि आप बड़े ही सहज भाव से विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, विद्यार्थियों को अपने इतने सारे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की इस 1.5 घंटे से भी अधिक कक्षा के लिए। इतना बहुमूल्य समय सर आप दे रहे हैं विद्यार्थियों का। ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाए, बहुत आगे ले जाए। इस कोई भी सीमा ना हो। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जज जी सर मुझे पूछना था कि पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी क्लासेस होंगे आपकी? वो मयंक सर बताएंगे। हाँ, देखिए मैंने पहले भी मैसेज किया है कि ये एजुकेशन की क्लासेस, इसको एजुकेशन भी मानिए, क्योंकि रिसर्च का एक पार्ट है एजुकेशन, और एजुकेशन का भी हमने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। तो क्योंकि मुझे भी लगातार जुड़ना पड़ता है, अभी कुछ हमारे होस्ट जो हमारे बीएड डिपार्टमेंट के साथी हैं वो बिजी हैं, तो जैसे ही वो फ्री होंगे तो हमारी कोशिश रहेगी एजुकेशन की क्लासेस चलाने की, और उसमें जो टिपिकल पार्ट है हम उनको जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और 1 महीने में इतना सारा कंप्लीट करना वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तब भी हम सर एटलीस्ट वीआईपी टॉपिक्स, सब कुछ वीआईपी टॉपिक्स होते हैं, एटलीस्ट उनकी क्लासेस हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर हमें कम्युनिकेट हम आपसे करेंगे। आप बताइएगा कौन से टॉपिक्स हैं या कौन से पार्ट हैं जिनको हम करें। एक रिसर्च पार्ट तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नितिन सर पढ़ा ही रहे हैं, तो वो हमारा कवर हो रहा है। इसके अलावा भी हमारे जो फिलोसफिकल पार्ट है, साइकोलॉजिकल पार्ट है, उनको भी हम कवर करने का प्रयास करें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सर क्या आप पेपर 2 के लिए हिस्ट्री की क्लासेस भी करवाएंगे? नहीं नहीं, हिस्ट्री की क्लासेस हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इतने सारे विषय हैं, केवल हिस्ट्री ही नहीं है, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि हम लोग उस विषय से नहीं है। तो इस वजह से अगर उसके लिए आपको बीकेडी आना पड़ेगा, हमारे विषय विशेषज्ञों से व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं पेपर 1 पे। सर सिर्फ एक
अगर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास करवा देते आप, जैसे आप लोगों ने रिसर्च के बारे में समझाया था कि पेपर 1 क्या है, कैसा है, सिर्फ अगर वैसी एक क्लास करवा दें आप। ठीक है, हम निवेदन करेंगे, आपके इतिहास के प्रोफेसर हमारे जो हैं जानने वाले, हम उनसे निवेदन करेंगे, बिल्कुल हाँ अगर वो सहमति देते हैं जरूर। हमारा भी करवा जी दो थोड़ी। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, आज की कक्षा को ठीक है। यहीं पर समापन का उद्घोष किया जाता बहुत है। बहुत ओके, धन्यवाद नमस्कार, सर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सभी को। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. हेलो थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। Thank you, sir. हेलो सर। हेलो।